चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की एक बड़ी खबर के साथ। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आज शाम 5 बजे तक वहां पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाता इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अंदर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि सभी 151 पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल इस सीट पर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और आज जनता अपने उन चुनाव प्रचार के आधार पर फैसला लेगी कि वे किस प्रत्याशी को चुनती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस उपचुनाव में मैदान में हैं। उनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला जैसौड़ी और 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज चंपावत के मतदाता कर रहे हैं। ये देखिए आप, सुबह 7 बजे से ही कतार लग गई मतदाताओं की और ये दृश्य उत्साह देने वाला ये उपचुनाव है। इसके बावजूद जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में। तो देखिए तकरीबन आधे घंटे का समय बीत चुका है। 7 बजे से शुरू हो चुकी है वोटिंग, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी और कुल 96,016 मतदाता चंपावत में वोट डालेंगे। 151 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर अब तक कौन कौन से राजनीतिक दल चुनाव जीतते आ रहे हैं। चंपावत सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा काबिज है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश गहतोड़ी यहां से विजयी हुए। चंपावत विधानसभा क्षेत्र राजनीति के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम इलाका है, क्योंकि ये जिला नेपाल से लगता है। मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद इस पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर पहली बार 2002 में चुनाव हुआ। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह महाराजा को शिकस्त दी थी। खरकवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2007 के चुनाव में खरकवाल को भाजपा की वीणा महाराणा ने बड़े अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा और खरकवाल एक बार फिर चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा नहीं बल्कि बसपा के मदन सिंह के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी की जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए, मगर कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश खरकवाल को करारी शिकस्त दी थी। कैलाश गहतोड़ी ने हिमेश खरकवाल को 5,469 मतों के अंतर से हराया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसलिए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए सीट खाली की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को भरोसा है पिछले 2 टर्म इस सीट पर उसका ही दबदबा है, इसलिए इस बार भी चंपावत में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजयी होंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है मतदान शुरू हुए। ताजा हाल क्या है ये चलिए जान लेते हैं पंकज राणा से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज राणा चंपावत से। बताएंगे कि इस वक्त कैसी वोटिंग चल रही है वहां पर। पंकज, इस आधे घंटे में क्या देखा आपने? बिल्कुल अजय, देखिए शांतिपूर्व तरीके से मतदान चल रहा है। तमाम लोग सुबह से ही घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि ये मैदानी इलाका है टनकपुर चंपावत क्षेत्र का और बनबसा भी मैदानी इलाका है। तो यहाँ दोपहर के वक्त यानी कि 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसलिए अधिकांश जो लोग हैं वो सुबह से ही देखिए लाइन में लगने शुरू हो गए हैं। और बड़ी संख्या में, चाहे अगर हम महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, तो लगातार वो मतदान के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर हैं वो सभी जवान यहाँ पर
एसएसपी के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो सभी को एक एक करके ही अंदर एंट्री करा रहे हैं। एक बार में एक ही जो मतदाता है वो अंदर पहुँचेगा। उसके अलावा महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है। सुरक्षा के मद्देनज़र पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया है। तो ये सभी व्यवस्थाएँ यहाँ पर मुकम्मल कर दी गई हैं। इसके अलावा इधर कमरे की साइड देखेंगे तो ये निकासी द्वार है। यहाँ से मतदाता अपना मतदान करने के वापस आ जाएंगे। अंदर जो कर्मचारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर अपनी कागजी कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ कर रहे हैं। और सामने जो बॉक्स है यहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। ईवीएम मशीनों के जरिए ही सब लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी व्यवस्थाएं आप देखें, मतदाता एक जा रहे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सब गोपनीय चीज़ें होती हैं। तो अब किसको वोट देना है वो उनका अपना अधिकार होता है। और इसी के साथ साथ अब इस साइड देखेंगे तो जो मतदाता अंदर आ रहे हैं उनसे पीठासीन अधिकारी और जिन कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है पर्ची से मिलान कर रहे हैं और फिर उनको पूरी जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ रहा है। यहाँ से कर रहे हैं। एक मतदाता वोट करके आए हैं। आपने मतदान कर दिया भैया? जी जी। तो क्या मुद्दे हैं, आपने क्या सोचा है, कैसा आपका? सर मैं भी कुछ नहीं होता, मुझे बरेली निकलना था अभी। तो ये देखिए इन्हें जल्दी है, ये निकल रहे हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे तो जो लोकल पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस है, वो यहाँ मुस्तैद हैं। महिलाओं की लाइन अलग से है, उनको महिला पुलिस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एक एक मतदाता को अंदर भेजा जा रहा है। उस साइड देखेंगे तो एसएसपी के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। वो पुरुषों की लाइन पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि सभी जो मतदाता हैं उनको मास्क दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा जाए इसलिए सभी आप देखेंगे तो मास्क लगाकर खड़े हैं। ये मास्क यहीं पर इनको बांटे गए हैं। तो तमाम चीज़ें राजेंद्र यहाँ पर व्यवस्थित की गई हैं। एक मतदाता है, उनसे हम बात करेंगे। बाबू जी, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में, किस तरह से आप? मुद्दे सर हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है और लोग जो है बेरोजगार हैं। जो लड़के हैं वो नियोजित लड़के हैं, वो लोग फिर नशा पता करते हैं, ऐसे नशे पत्ते में लिप्त रहते हैं। कोई काम धंधा है नहीं। बेरोजगारी आपके ध्यान में है, बच्चों को रोजगार नहीं। हाँ, रोजगार। देखिए राजेंद्र, ये अहम मुद्दा है। जी, तमाम जी, जी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि रोजगार लोगों को और मिलना चाहिए। पंकज जी, नशे यही में लोग कुछ ना जाएं, मुद्दे इसलिए रहे हैं रोजगार जिन्हें का एड्रेस विशेष करने की साधन प्रत्याशियों ने अलग अलग पार्टी की कोशिश भी की है। पंकज, ये भी बताइए, क्योंकि अब महज कुछ ही देर पहले वोटिंग शुरू हुई है, किस तरह की व्यवस्था 151 इन केंद्रों पर रखी गई है? जो लोग असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते, उन सभी के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, देखिए अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो जो ऐसे तकरीबन 16 केंद्र चंपावत क्षेत्र में हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जिनको तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा मतदाताओं को। तो वहाँ पर मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए स्थानीय जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, जिनको पार्टी के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, वो उनको ट्रैवलिंग के माध्यम से उनको लेके जाएंगे। कल ही हम एक बूथ पर गए थे, सूखी ढांग एक पोलिंग बूथ है, वहाँ पर लगभग 700 से 750 ज़्यादा मतदाता हैं। उन मतदाताओं को उस केंद्र पर तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था ये की गई थी कि जो 80 साल से अधिक के बुजुर्ग मतदाता हैं उनको बैलेट पोस्टर के जरिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि ये बहुत बड़ा मतदान नहीं है, एक विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। तो इस बार जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको भी कोशिश की जाएगी कि वो मतदान केंद्रों पर पहुँच जाए। शहरी क्षेत्रों में टनकपुर और बनबसा क्षेत्र की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आसानी से लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए आ रहे हैं। और यहाँ एक खास बात ये भी अनु, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर के टाइम में गर्मी होती है, इसीलिए जो लोग हैं वो सुबह से ही मतदान के लिए पहुंच रहे हैं ताकि गर्मी से वो बच सकें और मतदान कर सकें। तो 10 बजे तक हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंच जाएंगे। अभी भी लगातार जो मतदाता हैं, अलग इसके अलावा जो दूसरे पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तो पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। अच्छी संख्या में कतारों में लग के मतदान कर रहे हैं। और जब आपने मतदाताओं से बात की तो 2-3 बातें बहुत साफ निकल कर आई कि बेरोजगारी वहां पर मुद्दा है और युवाओं का नशे में लिप्त होना भी चिंता का विषय है वहां के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बना के रखिए, हम पूरे दिन आपसे अपडेट लेंगे जो मतदान। तो पूरे दिन चंपावत उपचुनाव को लेकर अपडेट, तस्वीरें और पूरी जानकारी आपको एबीपी गंगा पर मिलती रहेगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां आज नामांकन दाखिल करेगी कल्पना सैनी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दोपहर 2 बजे कल्पना सैनी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी। भाजपा ने कल्पना सैनी को राज्यसभा का टिकट दिया है। नामांकन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले दोपहर 12 बजे एक पार्टी की मीटिंग भी बुलाई गई है। बिल्कुल, नामांकन के दौरान सीएम धामी के अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। तो नामांकन करेंगी आज कल्पना सैनी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राज्यसभा चुनाव के लिए।
और 14 जून से होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। जी हां, इस बार देहरादून नहीं होगा विधानसभा का सत्र। और गैरसैंण की चर्चा पहले थी, लेकिन ये सत्र अब देहरादून में ही संपन्न होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये तारीख अब आ चुकी है। दरअसल सत्र की तारीख में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब 14 जून से 20 जून तक ये सत्र चलने वाला है। और विधानसभा का बजट सत्र पहले 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन अब इसमें ये बदलाव किया गया है। 14 जून से 20 जून तक अब तारीख तय की गई है। पहले 7 जून से गैरसैंण में ये बजट सत्र होना था, लेकिन अब इसमें ये परिवर्तन किया गया है। इस बार देहरादून में ही विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गैरसैंण की जगह अब देहरादून में बजट सत्र होगा। इसकी तारीखों में बदलाव है। 14 जून से ये उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शिमला में होने वाले गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। और देहरादून से सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे वर्चुअली। इसके अलावा सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 8 साल पूरे किए हैं केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, और उसके बाद अब ये कार्यक्रम है। लाभार्थियों से संपर्क होगा, जो भी लाभार्थी योजनाओं के तहत फायदा पा रहे हैं उनसे बातचीत की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री चंदन राम दास ने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी। और इसके साथ ही मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसे मदरसों द्वारा शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली गई तो सरकार इन मदरसों को बंद करने में बिल्कुल भी हिचकेगी नहीं। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और इसमें 192 मदरसों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता दी जाती है। साथ ही मंत्री ने कहा है कि बीते दिन उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में कई मदरसों के बिना मान्यता के चलने की बात सामने आई है। और अब ये अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है कि मान्यता लेना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें बंद करने से गुरेज बिल्कुल भी सरकार नहीं करेगी। देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही। और अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं सुबह 7:30 बजे की 7 सुपरफास्ट खबरें। चंपावत उपचुनाव के लिए जारी है मतदान। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। भाजपा की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी है प्रत्याशी। भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी आज करेंगे नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बजट सत्र की फाइनल तारीख हुई घोषित। 14 जून से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। गैरसैंण की जगह इस बार देहरादून में होगा सत्र। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में देहरादून में 6 संदिग्ध गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। 2 गाड़ियों में सवार थे संदिग्ध। कोटद्वार में स्थानीय विधायक का छात्रों और अभिभावकों ने घेराव किया। होनहार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से खोला गया राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बंद करने के फैसले पर पेरेंट्स ने जताया विरोध।
रुद्रप्रयाग में पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने किया केदारनाथ यात्रा के पड़ावों का भ्रमण। यात्रा में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। तीर्थ यात्रियों से भी की गई बातचीत। जसपुर के निवासी बिल्कुल पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में देहरादून में 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और ये संदिग्ध 2 कारों में सवार हैं, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। इन गाड़ियों में मूसेवाला की हत्या से जुड़े कुछ संदिग्ध सवार थे, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ ने पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब पुलिस के पास खास इनपुट था, जिस वजह से पंजाब पुलिस की टीम पहले ही देहरादून आ चुकी थी। इसी दौरान उत्तराखंड एसटीएफ के साथ मिलकर संदिग्ध गाड़ियों को रोका गया और उसमें सवार 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। देहरादून में बिल्कुल, और देहरादून में एक युवक अपनी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ये मोबाइल टावर से कूदकर सुसाइड की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि युवक प्रदेश में भू कानून को लेकर मांग कर रहा है। धामी जी तक जरूर पहुंचाए और एक एक उत्तराखंडी तक जरूर पहुंचाए। चाहता हूं कि मेरी देवभूमि की रक्षा हो। जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली 15 दिन तक जो है। देहरादून में ये युवक भू कानून की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग है कि प्रदेश में जल्द से जल्द भू कानून लागू होना चाहिए ताकि पहाड़ के जल जंगल और जमीन को बचाया जा सके। साथियों, ये देवभूमि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे देवभूमि में जिस तरीके से लगातार जमीनें खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था और ये भू कानून ये लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं। ये भूमाफियों को यहाँ पे बसाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह रावत नाम का ये युवक पिछले कई दिनों से धरना दे रहा था, मगर इसकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, इसलिए ये टावर पर चढ़ गया और पुलिस प्रशासन की सांसें अटक गई। पिछले 15 दिनों से वो गांधी पार्क के बाहर एक नए सशक्त भू कानून और मूल निवास के लिए धरना देके बैठे हुए थे। इनका कहना है कि पिछले 15 दिनों में सरकार ने इनकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि इन्होंने बार बार प्रशासन को भी और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया कि ये कितना ज़रूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश में आम आदमी की आवाज को अनसुना किया जा रहा है? आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि एक युवक को अपनी बात रखने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ गया? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले में जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा जनता दर्शन कार्यक्रम में देखा जा सकता है। विकास भवन में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम छुट्टी पर होने के चलते मौजूद नहीं थे और वहीं बाकी अधिकारी भी मौके से नदारद हुए। साथ ही एटीएम समेत दूसरे जैसे बड़े अधिकारी भी जनता दर्शन कार्यक्रम से नदारद दिखे। ऐसे में सवाल ये है कि जब जनता की समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा तो उसका फायदा ही क्या है? जब यहाँ अधिकारी ही नहीं पहुंचेंगे बैठक में और ऐसे कार्यक्रमों में, तो आखिर जनता को इंसाफ न्याय कैसे मिलेगा? इतनी दूर आना है, यहाँ पे अभी कोई सुनवाई होती कि नहीं होती, कोई टाइम से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं हुआ। अभी हमने हमारा घर की प्रॉब्लम लेके आए, काफ़ी परेशान है सर। अभी बारिश के टाइम में हमारा घर पूरा तरह से टूट चुका है। अभी जो टूटना जो आधा काम था उन लोगों ने कर चुके हैं। बाकी जो दरारे जो हमारे लेटरिन बाथरूम गड्ढे सारे टूट रखे हैं, उनकी कोई अभी मतलब कुछ बातें नहीं हो, ना हमें कोई बताया जा रहा है कि क्या है अभी क्या होना है। इधर टनकपुर में शारदा नदी के घाट पर जल पुलिस का एक जवान राजेंद्र कुमार लोगों के लिए देवदूत बना हुआ है। राजेंद्र कुमार किस घाट पर तैराक के तौर पर पिछले 16 सालों से काम कर रहा है। बिल्कुल, और 2007 से अब तक शारदा घाट पर ही, जहां कई बार जल पुलिस के कार्य को वो बेहतरीन तरीके से निभा चुका है। 2007 से वे यहाँ पर है, पुलिस की भर्ती उसकी हुई थी, तब से लेकर अब तक राजेंद्र कुमार शारदा घाट पर ही तैराक तौर पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है।